हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो मेरे प्यारे भाइयों, मेरे वीर जवानों। स्वागत है आप सभी का हमारे प्लेटफॉर्म पे। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो रहने वाला है इंडियन ज्योग्राफी। क्योंकि पिछली क्लास में, मैराथन क्लास में, हम लोगों ने वर्ल्ड ज्योग्राफी ख़त्म कर ली थी। आज की जो क्लास रहेगी उसमें जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा जी इंडियन ज्योग्राफी। ठीक है, इंडियन ज्योग्राफी हम पढ़ेंगे आज। तो बिल्कुल शुरुआत से सारे टॉपिक्स मैं लेकर के आया हूँ इस क्लास में। 2 टॉपिक कंप्लीट हो गए क्वेश्चंस वाइज। क्वेश्चंस भी कराऊंगा और थ्योरी भी कराऊंगा मैं तुम्हें। ठीक है जी। तो तैयार हो जाओ, सभी वीडियो के साथ में जुड़ जाओ। ये मेरी इंस्टा आईडी है, जो फॉलो करना चाहते हो वो कर सकते हो यहाँ पे। चलो आगे देखो। जीएस फाउंडेशन का बैच हमने लॉन्च कर दिया है। आप एप्लीकेशन पे जाओगे, आपको बैच मिलेगा। जिसको भी एडमिशन लेना है वो ले सकता है। मात्र 399 रुपये की फ़ीस है। ठीक है जी। जीएस फाउंडेशन बैच में आपको लाइव रिकॉर्डेड क्लास दोनों मिलेगी। पूरा मैप का डिस्कशन होगा, वर्ल्ड मैप का भी, इंडियन मैप का भी, बहुत ही गहराई से। और मंथली करंट अफेयर भी आपको इस बैच में मिलेगी। और सभी पेपर्स के पीवाईक्यूज भी डिस्कस किए जाएंगे। इसी तरीके से एक हमारा कॉम्बो बैच भी है। मैथ्स फाउंडेशन भी है, जीएस और मैथ्स दोनों को मिला करके कॉम्बो बैच हमने लॉन्च किया है। मैथ्स और जीएस फाउंडेशन बिल्कुल बेसिक से होगा, ये बिल्कुल शुरुआत से और हाई लेवल तक जाएगा। तो इसमें भी सारे फीचर्स आपको मिलेंगे। इस एप्लीकेशन पे आपको जाना है, डाउनलोड करना है, ये पेमेंट करना है आपको, और फिर आप एनरोल हो जाओगे। तो अभी वहाँ पे क्लास नहीं चली है, क्लास थोड़े दिन बाद हम लेंगे। ठीक है। आज का जो हमारा टॉपिक है इंडियन ज्योग्राफी। तो इंडियन ज्योग्राफी में लेकर के आया हूँ, और ये रहा पहला सवाल आप लोगों के सामने। लेकिन इससे पहले हम जो है थ्योरी समझेंगे। पहले थोड़ी सी थ्योरी पढ़ेंगे, उसके बाद क्वेश्चंस करेंगे। क्योंकि शुरुआत है सब्जेक्ट की इंडियन ज्योग्राफी की। तो 2-3 सवाल आपको यहाँ से पेपर में, अपने पेपर में देखने को मिल सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि सभी वीडियो के साथ में जुड़ गए होंगे। ठीक है जी। आपका जो पेपर है 18 फरवरी को होने वाला है। इससे पिछली वाली क्लास में मैंने आप लोगों को एक तो करा दी है पॉलिटी खत्म। पॉलिटी के सभी टॉपिक्स, टॉपिक वाइज क्वेश्चन चल रहे हैं, सभी टॉपिक्स क्लियर हो चुके हैं। और जी आपकी हो चुकी है वर्ल्ड जियोग्राफी खत्म और फिजिकल जियोग्राफी खत्म। आज शुरुआत हो गई है इंडियन जियोग्राफी की। तो वीडियो को सभी शेयर कर दीजिए, सभी लाइक कर दीजिए वीडियो को। जो नए बच्चे चैनल के साथ में जुड़ते हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि फ्यूचर में आपके लिए यहाँ बहुत सारी चीज़ें आने वाली है। ठीक है जी। नीसू तोमर नमस्ते जी। संदीप बाबू गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग। आकृति चौहान राधे राधे। गौरव कुमार, गौरव कुमार राम राम भाई। हैप्पी मकर संक्रांति। हाँ, आज आप सभी को मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी नहा धो के बैठे हो गए अपनी पढ़ाई के लिए। लालू लालू यादव जय श्री राम भाई। जय श्री राम, जय श्री राम। रामायण पर आधारित ही पहला क्वेश्चन है हमारा। देखो पहले क्वेश्चन से खोल देता हूं मैं। ये देखो, प्राचीन भारतीय भौगोलिक, प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग था? आपने सुना होगा वो गाना बजता है, वो गीत बजता है, आर्यव्रत जम्बू द्वीपे। तो इसका सही जवाब होगा बी। पहले इसको जम्बू द्वीप बोलते थे, भारत को, भारतवर्ष को। ठीक है जी। और देश का नाम था आर्यव्रत। आर्यव्रत किस आधार पे पड़ा था? ये आर्यों के नाम पे पड़ा था आर्यव्रत। जब यहाँ आर्य लोग आए थे, उत्तर प्रदेश उनकी मुख्य भूमि रही है, और एक नगरीय व्यवस्था ना देकर के ग्रामीण व्यवस्था उन्होंने दी। इसके बाद जो भारत नाम इसका पड़ा, भरत के नाम पर पड़ा था, भरत के नाम पर। ये आर्यव्रत है। ठीक है जी। भारत, भरत के नाम पर पड़ा भारत, और यहाँ के लोग अपने आप को भारतवासी बोलने लगे थे। क्योंकि भरत एक ऐसा शासक था जिसने हिमालय से लेकर के समुद्र की तलहटी तक की इस भूमि पर शासन किया। और वही एक ऐसा राजा था जो पहली बार दुनिया में लोकतंत्र लेकर के आया था। उसने अपनी संतान को राजा ना बना करके जनता में से एक योग्य व्यक्ति को राजा बनाया था। तो भारत नाम पड़ा। फिर जहाँ भी यहाँ अरबी लोग आ गए तो उन्होंने इसका नाम हिंदुस्तान रखा, सिंधु नदी के ऊपर हिंदुस्तान। और जब यहाँ अंग्रेज लोग आ गए तो ग्रीक भाषा में एक शब्द है इंडिया, इंडस रिवर के आधार पर इन्होंने इस भूमि का नाम रखा इंडिया। और फिर जब देश आज़ाद हो गया तो हमारे संविधान ने 2 नाम एक्सेप्ट किए, एक भारत अर्थात इंडिया। तो हम इसे भारत और इंडिया बोलते हैं, भारत और इंडिया।
तो आज इसकी जियोग्राफी शुरू हो गई है। और हमारा जो भारत है, प्यारा सा भारत, बड़ा ही सुंदर सा भारत जो है, वो कहाँ पड़ता है? वो पड़ता है जी पृथ्वी में एक द्वीप है, एशिया द्वीप, एशिया महाद्वीप, ठीक है ना, एशिया महाद्वीप। और एशिया महाद्वीप के दक्षिण हिस्से में, इसको हम बोलते हैं दक्षिण एशिया में, दक्षिण एशिया में हमारा भारत पड़ता है। तो आज भारत की जियोग्राफी शुरू हो गई है, ठीक है जी। चलो पहले थोड़ी सी थ्योरी पढ़ेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चंस करेंगे बाकी के। ये रहा हमारे भारत का नक्शा, बहुत ही सुंदर सा नक्शा है भारत का। तो ये जो भारत है, हमारा भारत, ये कहाँ पड़ता है? ये पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में दक्षिण एशिया महाद्वीप में ये पड़ता है हमारा भारत, ठीक है जी। अगर मैं सबसे पहले भारत के आकार की बात करूं, देखो भारत का आकार कैसा है? भारत का आकार है चतुष्फलकीय, चार भुजाओं वाला, जैसे चतुर्भुज हो। तो इसका जो आकार है वो कैसा है? चतुष्फलकीय आकार है हमारे भारत का, चतुष्फलकीय, ठीक है। कितने राज्य हैं हमारे भारत में? 28 राज्य है, 28, और 8 यूनियन टेरिटरी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश है, केंद्र शासित प्रदेश। तो हमारे भारत में काफ़ी विविधता देखने को मिलती है, काफ़ी प्रकार की संस्कृति देखने को मिलती है, और कई प्रकार के धर्म देखने को यहाँ पे मिलते हैं। और सबसे बड़ा लोकतंत्र देश है, सबसे बड़ा लोकतंत्र है हमारे भारत का, लिखित में संविधान है, सबसे बड़ा संविधान भी है हमारे भारत का, ठीक है जी। तो सबसे पहले हम ये स्टेट समझेंगे, स्टेट्स, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको मैप में अभी तक राज्यों का ही नहीं पता कौन से राज्य कहाँ लोकेटेड है। तो पहले राज्यों को समझेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। देखो जी ध्यान से सुनोगे, देखो सबसे ऊपर ये है लद्दाख, ये अब एक केंद्र शासित प्रदेश बन गया है लद्दाख, और जम्मू कश्मीर भी एक केंद्र शासित प्रदेश है। तो अब ये दो केंद्र शासित प्रदेश बन गए, पहले ये पूरा का पूरा जम्मू कश्मीर था। ये है जम्मू कश्मीर और ये है जी लद्दाख, ठीक है। इसके नीचे आओगे, ये है हिमाचल प्रदेश, ये हिमाचल प्रदेश है। ये है उत्तराखंड, उत्तराखंड, इनकी राजधानी भी आप लोगों को याद करनी है, यह आपका होमवर्क है। राजधानी अक्सर पेपर में पूछ ली जाती है, राज्यों की भी और देशों की भी राजधानी पूछ ली जाती है। एक वीडियो लेकर के आऊंगा मैं, उसमें सारे देशों की राजधानी मिल जाएगी आप लोगों को। ये उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश से ही अलग हुआ था ये 9 नवंबर 2000 में, ये डेट याद रखनी है, 9 नवंबर 2000 में उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था, क्लियर। फिर नीचे आओ, देखो ये है पंजाब, और पंजाब का आधा हिस्सा पाकिस्तान में भी गया हुआ है, और पंजाब से ही हरियाणा बना है, पंजाब से ही बना है हरियाणा और चंडीगढ़। और हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच में यहाँ पड़ती है हमारी राजधानी दिल्ली, तो ये हरियाणा है, हरियाणा, क्लियर हो गई बात। इस मैप को अच्छे से समझना, क्योंकि अक्सर क्वेश्चंस पूछ ले जाते हैं बाउंड्री के हिसाब से। जैसे पूछेगा कि कौन सा ऐसा प्रदेश है जिसके साथ सबसे ज्यादा जिले राज्य लगते हैं, सबसे ज्यादा राज्य लगते हैं, या कौन सा ऐसा प्रदेश है दक्षिण भारत में जिसकी सीमा समुद्र से नहीं लगती, इस तरीके के सवाल पूछ लेता है। तो मैप में अगर आपको बाउंड्री पता है तो आप आराम से सवाल कर जाओगे। यहां देखो, इधर ये राजस्थान है, राजस्थान, राजस्थान, इधर देखो ये जयपुर, गुजरात है, गुजरात, राजस्थान की राजधानी जयपुर है। यहाँ देखो ये गुजरात है, गुजरात, गुजरात की राजधानी गांधीनगर है ना, गुजरात है। ये ऐसे जादू की उंगली सी दिखाई दे रही है, 3 उंगली। फिर देखो इसी साइड में आओ नीचे, ये है महाराष्ट्र, यहाँ तक फैला हुआ है, देखो महाराष्ट्र, किस किस से सीमा लगी हुई है महाराष्ट्र की? इधर इस वाले राज्य से, कर्नाटक से, तेलंगाना से, छत्तीसगढ़ से, मध्य प्रदेश से, ऐसे ध्यान रखेंगे। ये हो गया जी महाराष्ट्र। फिर यहाँ है गोवा, ये गोवा है जो हमने पुर्तगालियों से लिया था, 36वां संविधान संशोधन करके हमने इसको भारत में मिलाया था। ये है कर्नाटक, कौन सा राज्य हो गया ये हो गया जी कर्नाटक। फिर देखो ये है केरल, ये केरल है। तो ये भारत के पश्चिमी हिस्से में है, ये सारे राज्य भारत के पश्चिमी हिस्से हैं। और भारत के अगर मैं ढलान की बात करूं तो भारत जो है थोड़ा सा ऐसे झुका हुआ है, इधर ऊंचाई ज्यादा है और इधर ढलान है, इसी वजह से नदियां वगैरह यहाँ से निकल करके पूर्व की ओर जाती है, पूर्व की ओर। ये पश्चिमी हिस्सा, ये पूर्वी हिस्सा। अब नीचे से आओ, देखो ये है तमिलनाडु, ये तमिलनाडु है। और इसी तमिलनाडु पर यहाँ रामेश्वरम द्वीप है, ये रामेश्वरम द्वीप, इसे एडम्स ब्रिज भी बोलते हैं। और एडम्स ब्रिज या राम सेतु भी बोल देते हैं, राम सेतु के माध्यम से हम श्रीलंका से जुड़ते हैं, श्रीलंका से, क्लियर हो गई बात। आगे देखो आंध्र प्रदेश, ये आंध्र प्रदेश राज्य है, और आंध्र प्रदेश से ही 2014 में एक अलग राज्य बनाया गया जिसका नाम है तेलंगाना। तो दक्षिण भारत का तेलंगाना राज्य है जो किसी समुद्र की सीमा को नहीं छूता। आगे देखो ये उड़ीसा है, उड़ीसा, ये है उड़ीसा। ये हो गया छत्तीसगढ़ जो मध्य प्रदेश से अलग बना, छत्तीसगढ़, ठीक। अब ये बीच में जो पिंक कलर का दिखाई दे रहा है आपको, ये
मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश। ये देखो ग्रीन कलर में, ये उत्तर प्रदेश है जहां हम लोग रहते हैं, उत्तर प्रदेश। इधर देखो ये बिहार है, बिहार। बिहार से ही एक अलग राज्य बनाया गया, झारखंड। ये देखो ऐसे, ये झारखंड है, ठीक है। फिर यहाँ ये हो गया जी पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश की पश्चिम साइड में, यहाँ तक ऐसे गया हुआ है पश्चिम बंगाल ऊपर तक। एक पेपर होता है यूपीएससी का, सीएपीएफ पेपर, उसके ऊपर ये पूछा था कि जो सिक्किम है, मैप दे दिया था, उसमें मिलान करने को बोला था। तो जिसका मैप क्लियर होगा वो आराम से कर सकता था उस सवाल को। यहाँ ऊपर देखो ये सिक्किम है, सिक्किम, इसको भी भारत में मिलाया गया था बाद में, ठीक है, सिक्किम। अच्छा, गोवा के बारे में 11वां संशोधन था भाई, 11वां, 36वां तो इसके बारे में था सिक्किम के, वो गलत करेक्ट करना उसको। अच्छा इधर आओ, ये देखो ये अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। फिर ये आसाम है, आसाम, असम। ये यहाँ है मेघालय। और अरुणाचल प्रदेश को पहले नाम से जानते थे नेफा करके, नेफा, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एलियंस, ऐसे बोलते थे इसको, अरुणाचल प्रदेश को नेफा के नाम से। सवाल बन सकता है। आगे देखो ये नागालैंड है, नागालैंड। ये मणिपुर है, मणिपुर। ये मिजोरम है, मिजोरम। और ये त्रिपुरा है, त्रिपुरा। त्रिपुरा भारत का ऐसा राज्य है जो 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। देखो ये बांग्लादेश से घिरा हुआ है, और बांग्लादेश की सीमा मिजोरम से भी लगती है। क्लियर हो गई बात? ये हो गए भारत के मैप। अब भारत में पश्चिमी दिशा में जो सागर है, इसको हम बोलते हैं अरब सागर। ध्यान देना सभी, अरब सागर पश्चिमी दिशा में, ठीक है, अरब सागर। और पूर्वी दिशा में कौन सा सागर है? पूर्वी दिशा में है जी बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी, खाड़ी क्या होती है ये मैंने तुम्हें पिछली क्लास में सभी को बताया था। बंगाल की खाड़ी है ये पूर्व दिशा में, ठीक है। अच्छा, इसके नीचे फिर हिंद महासागर है। तो 3 तरफ से वाटर बॉडी से ये घिरा हुआ है। क्लियर हो गई बात? अब इस सागर से, समुद्री तट से, हमारा जो भारत है इसको एक प्रायद्वीपीय भारत भी बोलते हैं, पेनिनसुला। ये एक पेनिनसुला है, पेनिनसुला यानी कि प्रायद्वीप। क्या होता है प्रायद्वीप? एक तो होता है द्वीप, एक होता है महाद्वीप, एक होता है प्रायद्वीप। एक द्वीप होता है, एक महाद्वीप होता है, एक होता है जी प्रायद्वीप। तो क्या डिफरेंस है इनमें? द्वीप जमीन का ऐसा टुकड़ा जिसके चारों तरफ पानी हो, जमीन का ऐसा टुकड़ा जिसके चारों तरफ पानी हो, उसे द्वीप बोलेंगे। महाद्वीप जमीन का बड़ा टुकड़ा जिस पर बहुत सारे देश भी रहते हो, उसको महाद्वीप बोलेंगे, जिसके चारों तरफ समुद्र हो। और प्रायद्वीप बोलेंगे जिसमें 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ हो लेकिन एक तरफ जमीन से लगा हुआ हो, उसको प्रायद्वीप बोलेंगे। जैसे देखो हमारा भारत, 3 तरफ पानी है, 1 2 3, लेकिन ऊपर जमीन से लगा हुआ है, ठीक है। तो यहां से सवाल कैसे बनते हैं? सवाल बनते हैं कि समुद्री रेखा, समुद्र की कितने तट है, कितने राज्य है जो समुद्री सीमा को छूते हैं, या कितने किलोमीटर की लंबाई है इसकी, ठीक है। ऐसे ही स्थलीय सीमा पूछी जाएगी, स्थलीय सीमा कितने किलोमीटर की है, ये मैंने सवाल बना रखे हैं, बताने हैं आपको। इसके अलावा हमारे पास द्वीप भी है, द्वीप। एक तो है लक्षद्वीप और एक है जी ये अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार। तो ये है भारत का जियोग्राफिकल मैप। समझ में सभी को आ गया होगा, ठीक है। चलो अब बात करते हैं इसके पड़ोसी देशों की। तो भारत के जो पड़ोसी देश है, देखो भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हो गए? एक तो ये हो गया पाकिस्तान, पड़ोसी देशों में पाकिस्तान। फिर पाकिस्तान के इधर छोटी सी सीमा इस लद्दाख वाले रीजन से लगती है, ये है अफगानिस्तान। ये अफगानिस्तान यहाँ से लगती है इसकी सीमा ऊपर से। ये देखो इधर, ये है चाइना, ये चीन है, ये सारा चीन। ये हो गया जी नेपाल, नेपाल। ये हो गया जी भूटान, भूटान, ठीक है। इधर आओगे म्यांमार, ये म्यांमार है, बर्मा नाम भी है इसका। ये है यहाँ बांग्लादेश, सबसे ज्यादा सीमा इसी बांग्लादेश के साथ में लगती है भारत की, बांग्लादेश। क्लियर है बात? तो ये हो गए हमारे धरती पर पड़ोसी देश हमारे भारत के। लेकिन समुद्री पड़ोसी देश की बात करूं तो एक तो है श्रीलंका और एक इधर पड़ता है जी मालदीव, जिसके ऊपर अभी मुद्दा गरमाया हुआ है, ठीक है। ये इधर मालदीव है। तो बेसिक जानकारी सभी को समझ में आ गई होगी। अब सवालों पे चलते हैं, वही चीजें क्लियर करता रहूंगा। चलो जी, ये रहा आपका पहला सवाल, इसको तो मैंने करा दिया। दूसरा सवाल देखो, भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा है, अक्षांश रेखाओं की बात करता है। आपको मैं बताया था पृथ्वी पर कुछ काल्पनिक रेखाएं खींची गई है, जैसे अक्षांश रेखाएं, देशांतर रेखाएं। अक्षांश रेखाएं होती है जो कहां से कहां तक, जो पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई है,
लेटी हुई रेखा लैटिट्यूड बोलते हैं जिनको, और देशांतर रेखाएं जो उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई है इनको लॉन्गिट्यूड बोलते हैं। तो अक्षांश रेखाएं लोकेशन पता करने के लिए ही होती है कि कौन सा देश किन दो अक्षांश रेखाओं के बीच में है या किन दो देशांतर रेखाओं के बीच में है। और देशांतर रेखाएं समय बताने के लिए भी होती है, समय बताने के लिए। तो भारत भी कहीं ना कहीं अक्षांशों के बीच में है। इसने पूछा है भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा, बताओ जी। भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा, अब कमेंट करो जल्दी जल्दी, आंसर करो, देखता हूं कितने को पता है। गुरुजी कल क्लासेस क्यों नहीं करी थी? भाई तबीयत खराब थी बहुत ज्यादा, और अंकुर सर बाहर गए हुए थे। भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा देखो ध्यान से। भारत की अगर मैं दक्षिणी बिंदु की बात करता हूं, ये हमारा भारत है, इसका सबसे दक्षिणी बिंदु अंडमान निकोबार में पड़ता है। निकोबार का सबसे पॉइंट ये है 6 डिग्री 4 मिनट, और इसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको? इंदिरा पॉइंट बोलते हैं, इंदिरा पॉइंट। और इसी इंदिरा पॉइंट का पहला जो नाम है या पुराना नाम है या जो दूसरा नाम है वो है पिग्मेलियन पॉइंट। इसको हम पिग्मेलियन पॉइंट के नाम से भी जानते हैं। पिग्मेलियन निकोबार में पड़ता है ये पिग्मेलियन पॉइंट, ठीक है। एक मुख्य भूमि ये है, एक बिंदु ये भी है। इस बिंदु का तो नाम है केप कैमोरीन, नाम है इसका केप कैमोरीन। और अक्षांश रेखा कौन सी पड़ेगी? अक्षांश रेखा पड़ेगी जी 8 डिग्री 4 मिनट। तो कौन सा सही जवाब होगा? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। उत्तरी अक्षांश इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में ये पड़ता है, ना कि दक्षिणी गोलार्ध में। उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है, तो सी ऑप्शन जिसने भी दिया है उसका जवाब बिल्कुल सही है। करी ना मिस्टेक तुम लोगों ने, मुख्य भूमि पे चले गए। मुख्य भूमि, उस पे मुख्य भूमि में तो 8 डिग्री 4 मिनट है, अगर पूरी भूमि की बात करूं तो वहां पड़ता है 6 डिग्री 4 मिनट। तो कंफ्यूज नहीं होना, पेपर में भी सवाल को ध्यान से पढ़ना है, गलती नहीं करनी है। गलती करोगे तो गलती की सजा मिल जाएगी, नंबर काट लिए जाएंगे आप लोगों के। आगे बढ़ो, आगे देखो। भारतीय मानक समय आधारित है। अब देखो देशांतर रेखाएं, मैंने बताया था देशांतर रेखाएं समय निर्धारित करती है। तो बताओ भारत की कौन सी देशांतर रेखा है जिसके आधार पर हम भारत का समय निर्धारित करते हैं? हाँ जी बताओ। विशाल राणा का सही जवाब है, बिल्कुल सबसे पहले जवाब आया है। 80 डिग्री पूर्व देशांतर, ये समय निकालने भी मैंने तुम्हें बताए थे कि अगर कोई देश 80 डिग्री पे है तो उस टाइम वहां कितने बज रहे होंगे, ये समय निकालने बताए थे। और मैंने तुम्हें बताया था कि जो 1 डिग्री में होता है, 1 डिग्री में 4 मिनट का अंतर होता है, 4 मिनट, ठीक है। 1 घंटे में कितनी डिग्री? 1 घंटे में होती है 15 डिग्री। ये दोनों पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। तो भारतीय मानक समय जो है जीएमटी से 5.5 घंटे आगे है, जो कि बैठेगा 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व। 82.5 डिग्री भी हम इसको बोल देते हैं, 82.5 डिग्री ईस्ट में। ऑल क्लियर? चलो जी आगे बढ़ते हैं। पूर्व की बात करते हैं, पश्चिम की बात नहीं करते। आगे देखो, पूर्व में है हमारा भारत। देखो अब इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, आईएसटी बोलते हैं इसको, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, और ग्रीनविच मीन टाइम, इसको जीएमटी बोलते हैं। टाइम में कितने का अंतर है, कितना अंतर है आईएसटी और जीएमटी में? बेसिक सवाल है, लेकिन यही सवाल, हाँ लॉक करके चाबी भी निकाल ली भाई। अगले सवाल को लॉक करो अब। कमांडो भाई प्रणाम, जय हिंद। हाँ तो सभी को पता है बेसिक सवाल है, पेपर में आए हुए सवाल है, आने वाले सवाल है, यहाँ से सवाल बनते हैं। तो जीएमटी से जो हमारा भारत है वो कितने समय आगे है? वो है जी 5.5 घंटे आगे है, 5.5 घंटे आगे, 5.5 घंटे आगे, ठीक है। अगर मान लो जीएमटी पे उसी समय पे 12 बज रहे हैं दोपहर के 12 बज रहे हैं, तो भारत में उसी टाइम पर इंडिया में जो टाइम होगा वो हो जाएगा शाम के 5:30। क्लियर? अगर जीएमटी पे मान लो बज रहे हैं 2, तो भारत में कितने बजेंगे शाम के? दोपहर के 2 बज रहे, तो उसी टाइम पे शाम के कितने बजेंगे? 7:30 बज जाएंगे। तो ये डिफरेंस आपको ध्यान रखना है। फिजिकल जियोग्राफी में तुम्हें डिटेल में समझाया था कैसे निकालते हैं टाइम। अगले सवाल पे आओ, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का ध्रुव दक्षिणी भाग की भूमध्य रेखा से दूरी कितनी है? भारत का ध्रुव
दक्षिणी भाग की भूमध्य रेखा से। इसका मतलब ये है कि जो भारत है हमारा, भारत और भारत के द्वीप और द्वीपों पे सबसे लास्ट पॉइंट यानी कि इंदिरा पॉइंट, भूमध्य रेखा तो 0 डिग्री वाली है, लेकिन भारत 0 डिग्री पे थोड़ी है। भारत कहाँ है? भारत तो इससे ऊपर है, 6 डिग्री 4 मिनट पे है। तो ये डिफरेंस कितना बैठता है? यहां से यहां तक की लंबाई कितने किलोमीटर की है, ये पूछा है आपसे सवाल में। अगर नहीं पता तो आप पेपर के लिए अंदाजा भी लगा सकते हो। जैसे मैंने आपको बताया था 1 डिग्री में 111 किलोमीटर होती है, 1 डिग्री में 111 किलोमीटर। ठीक, तो बताओ यहाँ कितना बैठेगा? ये वैसे ध्रुव दक्षिणी भाग की पूछ रहा है, यहाँ की पूछ रहा है, ये 8 डिग्री 4 मिनट की पूछ रहा है, ये डिफरेंस पूछ रहा है, ये वाला, ये नहीं पूछ रहा है। कमांडो, बहुत बढ़िया भाई, 876 किलोमीटर, सी ऑप्शन सही रहेगा। देखो 8 डिग्री पूछ रहा है, 8 की गुणा मार दो इसमें 111 में, 888, 888 तो यही लग रहा है ये। फिर 4 मिनट, वैसे तो ये इसका बैठेगा 6 डिग्री 4 मिनट का ही। ठीक है, 876, अंदाजा भी लगा सकते थे आप इसमें, 876 किलोमीटर, 876 किलोमीटर। चलो अगले सवाल पे आओ अब। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई, स्थलीय सीमा मतलब जमीन कितने देशों के साथ हमारी जो लग रही है उसकी लंबाई कितनी है, यानी कि नॉर्थ भारत की ये वाली लंबाई पूछ रहा है चारों तरफ की, और यहां बांग्लादेश वाली भी मिला करके, बताओ कितनी है? भारत की स्थलीय सीमा, जमीन वाली सीमा पूछ रहा है, जमीन वाली, जमीन वाली पूछ रहा है, जमीन वाली। Why are you making mistakes? जलीय सीमा, समुद्री सीमा नहीं पूछ रहा है, स्थलीय सीमा हिंट दे रहा हूं मैं तुम्हें। सभी ने ये लगा दिया क्योंकि यही पढ़ा होगा। ये समुद्री सीमा है, ये समुद्री सीमा है द्वीपों को मिला करके। स्थलीय सीमा की अगर मैं बात करूं तो 15,200 किलोमीटर है, जमीन वाली सीमा इतनी है। ये समुद्री सीमा है द्वीपों के साथ, और ये बिना द्वीप के सीमा है समुद्री। ठीक है जी, तटीय सीमा। हाँ, गलत मत करो, आगे बढ़ो। संघर्ष जितना करोगे सफलता उतनी ही मीठी होगी। सुबह का सूरज, आज सुबह ही मैंने एक कोट्स पढ़ा था, सुबह का सूरज निकलता हुआ उगता हुआ तभी अच्छा लगता है जब रात संघर्ष भरी रही हो। अगर संघर्ष भरी नहीं है, रोज आराम की रात है, तो फिर तो रोज निकल रहा है सूरज। द्वीपों सहित, देखो ये बन गया सवाल, द्वीपों सहित भारत के तट रेखा की लंबाई कितनी है? द्वीपों, दोनों द्वीपों को मिलाकर के, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार दोनों को मिलाकर के, द्वीपों सहित भारत की तट रेखा की लंबाई क्या 6100 किलोमीटर, क्या 6200, क्या 7500, 16.5, क्या 8000 किलोमीटर? अब बता सकते हो तुम इसका सही जवाब। अभी भी कर दी गड़बड़। ये सवाल आएंगे आपके पेपर में, बनेंगे यहाँ से सवाल, इनको अच्छे से याद करना। स्थलीय सीमा की अगर मैं बात करूं, स्थलीय, तो स्थलीय सीमा की लंबाई है भाई 15,200 किलोमीटर, जमीन वाली लंबाई। ठीक है, अगर मैं तटीय सीमा की बात करूं, तटीय सीमा, तटीय सीमा, तो तटीय सीमा की लंबाई है जी कितनी, 6100 किलोमीटर। लेकिन अगर मैं बात करूं द्वीपों सहित, द्वीपों सहित तटीय सीमा, तो वो है जी 7516.5 किलोमीटर। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया? सी ऑप्शन सही हो गया इसका। याद रखोगे, स्थलीय सीमा 15,200, 6100 होगी तटीय सीमा, और द्वीपों सहित मिलाएंगे तो 7516.5 किलोमीटर। हाँ जी, सी सही है बिल्कुल। आगे बढ़ो। भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई, उत्तर से दक्षिण तक यानी कि ऐसे, मान लो अगर मैं भारत को प्लस के निशान से डिनोट करूं, तो उत्तर से दक्षिण तक ये लंबाई कितनी होगी भारत की? भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई। नीसू तोमर का जवाब आया है ए। भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई। इंडियन ज्योग्राफी चल रही है अब, इंडियन ज्योग्राफी।
इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इस पे आपको सारे बैच मिलेंगे हर एग्जाम के। बताओ क्या 2933 किलोमीटर, क्या 3214 किलोमीटर, क्या 3124 या 3412? गौरव कुमार ये बता रहे हैं, कमांडो भी बता रहे हैं। उत्तर से दक्षिण तक की जब बात होगी, लंबाई की बात हो रही है, तो 3214 किलोमीटर होगी, 3214 किलोमीटर। ठीक है, कई बार ऑप्शन ऐसा भी निकाल ले जिनको पता नहीं होता, देखो ये सारे सेम सही नंबर है, बस आगे पीछे कर दिए, तो इसका मतलब इन तीनों में ही कुछ दिक्कत है। ए तो बिल्कुल यूनिक सा दिख रहा, इसको गलत कर दो, यानी इन तीनों में से कोई एक है। तो ऐसे भी पेपर में जब पता नहीं होता तब ऑप्शन एलिमिनेट हम कर सकते हैं। 3214 किलोमीटर, बी ऑप्शन इसका सही होगा। ठीक है, कई बार ऐसा होता है जो यूनिक सा होता है वही आंसर होता है, और कई बार ऐसा होता है जो तीन सेम दिखाई दे रहे हैं उनमें से ही कोई सही होगा। आगे बढ़ो। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है? बताओ, यानी कि पूरी दुनिया में जितनी जमीन है उसमें से कितने प्रतिशत जमीन भारत के पास में है? पूरी दुनिया की जमीन का कितने प्रतिशत भारत के पास में है? 2.4 बोल रहे हैं। विशाल राणा 2.4 बोल रहे हैं। बताओ क्या 2.2%, क्या 2.4, 2.8, 3.2? कमेंट किया करो सभी, गलती करने से डरो मत, गलती करना हमें सिखाती है कि सही कैसे करना है। सभी कमेंट करो, चलो। भारत का क्षेत्रफल दुनिया का कितना है? कुछ बच्चों के सही जवाब आ रहे हैं, जल्दी जल्दी करो कमेंट। विशाल राणा सही जवाब दे रहा है भाई। आकृति चौहान बी। हिलवाड़ी ट्यूब 3.2, इतना विस्तार। अभिषेक राजपूत, देखो ध्यान से, 2.4%, जितनी जमीन दुनिया के पास है उसका 2.4% हिस्सा भारत के पास में है। और क्षेत्रफल कितना है? 32 लाख। अभी नहीं बताऊंगा, आगे बताऊंगा, आगे सवाल बना रखा है। आगे देखो अगला सवाल, भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग, अब भारत के कुल क्षेत्रफल का पूछ रहा है, भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय क्षेत्र यानी कि समुद्री तल 2135 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई के अंतर्गत में आता है? किसका पूछा है? कीवर्ड्स पकड़ो। कीवर्ड्स ये कह रहा है कितना क्षेत्र पर्वतों के अंडर में है, पर्वत कितना क्षेत्र घेरते हैं, पर्वत कितना क्षेत्र घेरते हैं? क्या 10.7%, क्या 18.6, क्या 27.7, क्या फिर 43%? क्या जवाब रहेगा आप लोगों का? 18.6 आया है एक का जवाब, विशाल राणा। पर्वत की बात हो रही है, पर्वतों की। देखो पूरी धरती का, यानी कि अगर मैं धरती की नहीं पूरे भारत की, अगर मैं पूरे भारत की धरती की बात करूं तो उस पे जो मैदान है, हमारा जो भारत है, हमारे भारत पे क्या क्या चीज़ देखने को मिलेगी? सबसे ऊपर तो पर्वत देखने को मिलेंगे, पर्वत। उसके नीचे आओगे मैदान देखने को मिलेंगे, मैदान। ठीक है, उसके नीचे आओगे पठार देखने को मिलेंगे, पठार। और फिर होते हैं एक तटीय मैदान जो समुद्र से लगे होते हैं। तो इस तरीके से 4 फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है इंडिया का, पर्वत, मैदान, पठार और तटीय मैदान। अगर मैं मैदान करूं तो पूरी भूमि के लगभग 43% भाग पर मैदान है, मैदान सबसे ज्यादा है, मैदान। ठीक है, उसके बाद पठार की बात करूं तो 27.7% भाग पर पठार है, 27.7% भाग पर पठार है। तटीय मैदान की बात करूं तो 18.8%, 18.6 लिखा हुआ है यहाँ ऑप्शन में, 18.6% जो है तटीय मैदान है, बचा 10.7% पर्वतों का है। ए ऑप्शन सही रहेगा। पर्वत कम है क्योंकि आधे पर्वत नेपाल और भूटान में निकल जाते हैं। ठीक है जी, क्लियर होगी बात? तो इस आंकड़े को ध्यान रखना। तटीय मैदान मैदान सबसे ज्यादा है, तटीय मैदान पर्वतों से ज्यादा है, 18.6%। तटीय मैदान होते हैं जो समुद्र से लगे हुए मैदान है। अगला सवाल देखो, भारत की प्रादेशिक जल सीमा, टेरिटोरियल वाटर, समुद्र तट से कितनी समुद्री मील, समुद्री मील को हम नॉटिकल मील भी बोलते हैं, नॉटिकल मील, नॉटिकल माइल्स।
नॉटिकल माइल्स। और जो नॉटिकल माइल्स होता है, वैसे देखो अगर हम जमीन पे दौड़ते हैं, जमीन पे स्थल पे दौड़ते हैं, तो आर्मी वगैरह या फिर किसी भी फौज की भर्ती जो होती है वो 1 मील की होती है, 1 माइल की, 1 मील की होती है। 1 मील का मतलब है 1.6 किलोमीटर। 1 मील में होता है 1.6 किलोमीटर। लेकिन 1 नॉटिकल माइल में जब हम समुद्र में चले जाते हैं, तो समुद्र तो प्लेन नहीं है, समुद्र स्तर थोड़ी है, उसमें पानी की लहरों की वजह से थोड़ा तनाव भी आ जाता है। तो समुद्री मील अलग बनाई गई, जमीन की मील अलग बनाई गई, उसको हम बोलते हैं 1 नॉटिकल मील। और 1 नॉटिकल मील में होता है 1.8 किलोमीटर। समुद्र में 1 मील का मतलब है 1.8 किलोमीटर, और जमीन पे 1 मील का मतलब है 1.6 किलोमीटर। तो भारत की जो प्रादेशिक जल सीमा है, टेरिटोरियल वाटर है, वो पड़ेगी 12 मील। 12 मील, जैसे ये हो गया हमारा भारत, इसकी टेरिटोरियल ये यहाँ तक है 12 मील। यहाँ राज्यों के अंडर में रहती है ये, ठीक है। हर राज्य के पास जो सीमा लग रही, उससे मछली वगैरह पकड़ना, ये सब जितना भी व्यापार होगा, टैक्स होगा, वो सब राज्य सरकार कलेक्ट करेगी। फिर इससे बाहर जहाँ तक जा सकते हैं, ये भारत के अंडर में आ गया, ये 1 मील है, ये अगला सवाल है। फिर उससे बाहर इकोनॉमिक जोन, अगर कोई विदेशी जहाज इसमें आ जाता है, इस इकोनॉमिक जोन में, तो उसको भारत को टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये है 24 नॉटिकल माइल, और ये है 200 नॉटिकल माइल। मैंने यही बता दिया आप लोगों को। अब देखो अगला सवाल, आगे देखो क्या पूछ रहा है। भारत का संलग्न क्षेत्र यानी कि कंटीजियस जोन, कंटीजियस जोन वो कितने समुद्री मील की दूरी पर है? अब इसका आप कमेंट कर सकते हो, सही कमेंट सही कर सकते हो आप, जो है 111 क्या बता रहे हो। तो क्या 12 मील तो हो गया जो है पिछले वाले सवाल में टेरिटोरियल जोन, ये 24 मील है कंटीजियस जोन। कंटीजियस जोन 24 माइल पे है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया जी? बी ऑप्शन सही हो गया, बी। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ो, 13 समझ में आ गया? यहाँ तक 12 सवाल हो चुके हैं। ये 12 सवाल अच्छे से दिमाग में बैठा लेना अपने, थ्योरी भी करा दी मैंने तुम्हें। भारत का अब बात करते हैं एकांतिक आर्थिक जोन, इसको हम बोलते हैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। इकोनॉमिक जोन यानी कि इसके बाहर जो हमारी नेवी के जहाज वगैरह खड़े होते हैं, वो इसी बॉर्डर लाइन पर खड़े होते हैं। इससे बाहर का समुद्र सभी के लिए है। फिर हर देश की ये समुद्री जो है अधिनियम है, ये नियम है ऐसा कि मान लो ये देश है ऐसे, इस देश के 200 नॉटिकल माइल तक का ये भारत के हिस्से का समुद्र रहेगा, लेकिन इससे बाहर जो समुद्र है वो सभी का है, उसमें कोई भी फ्रीली ट्रैवल कर सकता है, ठीक है। इसमें इकोनॉमिक जोन में सारे पेट्रोल वेट्रोल या फिर समुद्र से जो खनन करना है, वो सारे इसी इकोनॉमिक जोन से होंगे, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। तो कितना हो गया अभी बताया था मैंने तुम्हें, इसका भी बी ऑप्शन सही रहेगा। 200 मील, 200 मील। राहुल कुमार कह रहे हैं सर जी हम आ गए, अब जी के जीएस में गर्दा गर्दा कर देंगे क्वेश्चनों का। बिल्कुल कर देंगे भाई, गर्दा गर्दा उड़ा देंगे क्वेश्चंस का, ठीक है। क्वेश्चंस को कोड़ा लट्ठी दे देंगे, हमारे देसी भाषा में बोला जाता है ये। आगे देखो, भारत के कितने राज्य समुद्री तट से लगे हुए हैं? बताओ अब, भारत के कितने राज्य समुद्री तट से लगे हुए हैं? भारत के कितने राज्य समुद्री तट से लगे हुए हैं? तो इसका जो सही आंसर होगा, सही आंसर, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा जी 9। बिल्कुल सही जवाब है 9, सी। 9 राज्य भारत के किससे लगे हुए हैं? समुद्र से लगे हुए हैं। देखो मैप देखो, इसमें जो सबसे बड़ा है वो गुजरात है, और सबसे छोटा गोवा। ये देखो मैप, यहाँ देखो ये समुद्री तट से लगे हुए राज्य देखो कितने हो गए। देखो यहाँ गुजरात सबसे ज्यादा तटीय सीमा यही राज्य शेयर करता है, तो गुजरात पहला हो गया गुजरात। दूसरा हो गया जी ये महाराष्ट्र, तीसरा यहाँ गोवा पड़ता है, ये तीसरा हो गया गोवा। चौथा हो गया आपका ये कर्नाटक, पांचवा हो गया ये केरला, छठा हो गया ये तमिलनाडु, सातवां आंध्र प्रदेश। ध्यान देना तेलंगाना नहीं लगता किसी से, तेलंगाना लैंड लॉक्ड स्टेट है, लैंड लॉक्ड, ठीक है। सातवां उड़ीसा हो गया जी, आठवां पश्चिम बंगाल हो गया जी, नौवां। इधर भी ध्यान देना त्रिपुरा और मिजोरम नहीं लगते, क्योंकि यहाँ बांग्लादेश अड़ जाता है, ठीक है।
तो 9 हो गए। 9 स्टेट है जो समुद्री तट से लगते हैं, जिसमें सबसे बड़ा गुजरात और सबसे छोटा गोवा है, गोवा। चलो आओ सवाल पे। क्लियर हो रही है ना बात? जो फ्रेशर बच्चे हैं उनको भी समझ में आ जाएगा अगर आप मैप ध्यान से पढ़ोगे तो कितने राज्य है जो समुद्री तट रेखा? 9 राज्य हैं, 9। अगला सवाल, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की तटीय रेखा सबसे लंबी है? देखो जवाब दिया मैंने अभी, किस राज्य की सबसे लंबी है तटीय रेखा? विशाल राणा बहुत बढ़िया भाई। तो सबसे लंबी होगी सी, गुजरात की। गुजरात, काठियावाड़ क्षेत्र, कच्छ, रण का कच्छ, ये भी गुजरात में पड़ता है। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? बात आई है कर्क रेखा। कर्क रेखा किसको बोलते हैं? 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री नॉर्थ में जो धरती की है उसे बोलते हैं हम कर्क रेखा, अक्षांश। ये कर्क रेखा है। और कर्क रेखा कितने देशों से होकर के जाती है वो मैंने तुम्हें लिखवाया था, कर्क रेखा, ठीक है। मैक्सिको, बहामास, वे सब याद कराए थे मैंने तुम्हें। अब ये भारत के भी 8 राज्यों से होकर के जाती है, भारत के 8 राज्यों से। कितने राज्यों से? 8 राज्यों से होकर के जाती है भारत के। कौन कौन से है वे 8 राज्य? वे 8 राज्य है, देखो मैप से याद करेंगे 8 राज्य कौन कौन से है वे, सीक्वेंस में याद कराऊंगा फिर इस सवाल का जवाब देना। ये देखो मैप। अब भारत में जो कर्क रेखा है वो भारत के बीचों बीच से होकर के गुजरती है, बीचों बीच से। तो यहां से गुजरेगी ऐसे, सबसे पहला पड़ गया गुजरात, उसके बाद थोड़ा सा हिस्सा राजस्थान का भी लगेगा, राजस्थान, फिर आ गया जी मध्य प्रदेश, फिर आ गया जी छत्तीसगढ़, फिर आ गया जी झारखंड, फिर आ गया वेस्ट बंगाल, फिर बांग्लादेश से होते हुए त्रिपुरा और मिजोरम से होते हुए ऐसे चली जाएगी कर्क रेखा। इस मैप को देख लो। अब कई बार ऐसे पूछ ले जब क्वेश्चन आते हैं कि इनमें से कौन सा नहीं है, अगर आपने मैप को समझ लिया तो जवाब दे जाओगे। गुजरात में है, राजस्थान में है, मध्य प्रदेश में है, लेकिन उत्तर प्रदेश में नहीं है, ध्यान देना, उत्तर प्रदेश में नहीं है। छत्तीसगढ़ में है, झारखंड में है, लेकिन उड़ीसा में नहीं है। वेस्ट बंगाल में है, इधर त्रिपुरा और इधर मिजोरम। और त्रिपुरा एक ऐसा राज्य है जो 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। आओ अब सवाल पे। देखो जवाब, कौन सी कर्क रेखा कौन से राज्यों में से होकर नहीं गुजरती है? नहीं पूछा है, नहीं। मध्य प्रदेश से तो गुजरती है, गुजरात से भी गुजरती है, झारखंड से भी गुजरती है, बचा क्या? उत्तर प्रदेश। ए ऑप्शन सही होगा, उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती है। मित्र पर गमछा छार, ऐसे कुछ ट्रिक है। आगे देखो, निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? अब बताओ फिर से, किन से होकर नहीं गुजरती है? अब देखते हैं कितने बच्चे सही जवाब देंगे। सचिन तोमर बढ़िया है भाई। बताओ जी, बताओ बताओ। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते रहे अपने सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, और चैनल को सब्सक्राइब करते रहे। जिन जिन बच्चों का यूपी पुलिस में नंबर आएगा हमारी तरफ से उनके लिए इनाम रहेगा, ताकि यूपी पुलिस के बाद फिर आप दूसरे एग्जाम की तैयारी करो अच्छे पोस्ट की। ऐसा ही बनाएंगे आप लोगों को फिर। राहुल कुमार, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर, मुख्यमंत्री नवीन पटनायक 2000 से। अच्छा भाई तो बिल्कुल सही जवाब है उड़ीसा, ए ऑप्शन सही रहेगा। उड़ीसा से कर्क रेखा नहीं गुजरती है, गुजरात से भी गुजरती है जो सबसे ज्यादा तटीय सीमा रेखा साझा करता है, और राजस्थान से भी जो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है, और पश्चिम बंगाल में भी। आगे देखो, अगला सवाल, भारत का दक्षिणतम बिंदु है, कौन सा है दक्षिणतम बिंदु? द्वीपों वाला भारत का दक्षिणतम बिंदु है, बताओ। सिया यादव, हाय हेलो, जो भी है ये तुम्हारे कार्टून से। विशाल राणा, मौज हो जाएगी, मौज हो जाएगी बिल्कुल भाई, बिल्कुल हो जाएगी। पहले एक पोस्ट पकड़ लो, फिर उसके बाद आगे की अच्छी पोस्ट की तैयारी करेंगे, है ना। गैजेटेड ऑफिसर बना के छोड़ देंगे तुम्हें, गैजेटेड ऑफिसर। हेड क्वार्टर में बैठना फिर सीधा ही, एक आधे काम हमारे भी कर दिया करना। भारत का दक्षिणतम बिंदु है, भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है जी? क्या इंदिरा कोल है?
क्या कैलीमेयर पॉइंट, क्या इंदिरा पॉइंट या नोरीमन पॉइंट? बिल्कुल सही बात, इंदिरा पॉइंट, सी, इंदिरा पॉइंट सही है। दक्षिणतम इंदिरा कोल उत्तर का है, उत्तरी पॉइंट है ये, उत्तरी बिंदु है ये इंदिरा कोल, और इंदिरा पॉइंट दक्षिणी बिंदु है। इसी इंदिरा पॉइंट का दूसरा नाम भी था पिग्मेलियन पॉइंट। 19वां सवाल, भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से कौन अलग करता है? अब ये जल संधि आगे, चैनल आगे, बताओ रामेश्वरम द्वीप को कौन अलग करता है? बताओ भाई राहुल कुमार। विशाल राणा ए बोल रहे हैं। अच्छा चलो जवाब दो जल्दी जल्दी। अक्षय तोमर ए बोल रहे हैं, गौरव कुमार ए बोल रहे हैं, आकृति चौहान ए बोल रहे हैं, तानिया मलिक ए बोल रहे हैं, और ये सभी का गलत होने वाला है। इसाक क्लासेस भाई परवेज सर भी ए बोल रहे हैं, राहुल कुमार बी बोल रहे हैं, हाँ राहुल कुमार। ये सवाल का जवाब ये सही आया। देखो ये आपने किसी बुक वगैरह में नहीं पढ़ा होगा, पंबन चैनल इसका सही है, क्योंकि ये सवाल किसी उसमें है ही नहीं। देखो ध्यान से, आप जो ए बोल रहे हो ना, पाक जल संधि, आपको जो पढ़ाया गया पाक जल संधि भारत और श्रीलंका के बीच में है, भारत और श्रीलंका। लेकिन इसने पता है क्या पूछा है? इसने पूछा है कि मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से कौन अलग करता है? ये मुख्य भूमि है, इससे थोड़ा सा गैप बना करके यहाँ रामेश्वरम द्वीप है, और उसके बाद श्रीलंका है। तो ये जो पूरी जल संधि है इसको तो पाक जल संधि बोलेंगे, लेकिन ये जो है ना, ये छोटा सा भाग, इसको हम पंबन चैनल बोलेंगे, पंबन चैनल, पंबन चैनल। 10 डिग्री चैनल मैंने तुम्हें बताया था अंडमान निकोबार के बीच में है। 9 डिग्री बताओ किस किस के बीच में है? हाँ बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। चलो आगे बढ़ो, 19 सवाल आगे देखो। निम्न द्वीपों के युग में से कौन सा एक 10 अंश जलमार्ग, 10 अंश का मतलब 10 डिग्री, 10 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल, ये तो सवाल का जवाब दे दिया मैंने पिछले सवाल में, अंडमान और निकोबार के बीच में, अंडमान निकोबार। चलो इसमें बताओ अंडमान निकोबार में कौन सा अंडमान कौन सा निकोबार अलग होता है 10 डिग्री चैनल में? राहुल कुमार विश्वास होना अच्छी बात है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट होना गलत हो जाता है। सिर्फ कॉन्फिडेंट रहो, ओवर पे मत जाओ अभी। दस डिग्री बताओ कौन कौन से है? दक्षिणी अंडमान और कार निकोबार, दक्षिणी अंडमान या लिटिल अंडमान, लिटिल अंडमान और कार निकोबार, ठीक है। चलो जी आगे बढ़ो, अगला देखो, डंकन पास, ये भी पूछा जाता है, डंकन पास किसके बीच स्थित है? इसमें बताओ चलो। बढ़िया, हाँ लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच में था। इसमें बताओ चलो, डंकन पास। देखो ध्यान से, जैसा अंडमान है, ये हो गया उत्तरी अंडमान, ये हो गया मध्य अंडमान, ये हो गया दक्षिणी अंडमान, ठीक है, पोर्ट ब्लेयर भी यही है। उसके नीचे फिर एक छोटा सा अंडमान है, इसको बोलते हैं लिटिल अंडमान। फिर निकोबार आ जाता है, ये है कार निकोबार। फिर नीचे आएगा ग्रेट निकोबार, और सबसे नीचे होगा निकोबार, ठीक है, दक्षिण निकोबार। तो एक तो यहाँ है, जैसे ये यहाँ तक अंडमान हो गया, ये निकोबार हो गया, तो ये तो हो गया जी 10 डिग्री चैनल, ये है 10 डिग्री चैनल, ठीक है। और ये जैसा ये अंडमान है लिटिल अंडमान, इसके ऊपर ये, इसको बोलते हैं डंकन पैसेज, इसको बोलते हैं डंकन पास, इसको बोलते हैं डंकन पास, ठीक है। तो किस किस के बीच में हो गया? दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में। दक्षिणी अंडमान लिटिल अंडमान कहाँ है? सी ऑप्शन सही होगा, सी ऑप्शन। क्लियर है सभी को? सी बिल्कुल सही। आगे देखो, भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा, अब आ गई अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा।
भारत और चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा कौन सी है? अंतरराष्ट्रीय सीमा की बात हो रही है। ये सारी रेखा आप लोगों ने पढ़ रखी है स्टेट फोर्ड को छोड़ करके। रेड क्लिफ रेखा किसके बीच में है? भारत और पाकिस्तान। रेड क्लिफ आयोग बैठा था, इसने ये लाइन खींची थी। ठीक है जी। मैकमोहन रेखा, अभी इसका भी सी बता रहे हो आप लोग। भारत और चीन के बीच में, यही सवाल सही है जवाब। भारत और चीन के बीच में पूछा है मैकमोहन रेखा। डूरंड रेखा, इसको हम बोलते हैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में, कुछ किताबों में, वरना भारत और अफगानिस्तान भी बोल देते हैं इसको, क्योंकि ये लद्दाख वाला रीजन है ऊपर। ठीक है, आगे देखो। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की समुद्र तटीय सीमा सबसे छोटी है? ये तो मैं बता चुका। सबसे छोटी किसकी है? सबसे छोटी किसकी है? गोवा की समुद्री तटीय सीमा सबसे छोटी है गोवा की। अगले सवाल पे आओ। निम्नलिखित में से कौन सा तट पश्चिमी तट का भाग नहीं है? करो। पश्चिमी तट, तट पे आ गया मैदानी तट, तटीय मैदान। बताओ जी, निम्नलिखित में से कौन सा तट पश्चिमी तट का भाग नहीं है? क्या काठियावाड़ तट, क्या कोंकण तट, मालाबार तट, कोरोमंडल तट? अब ध्यान से समझो एक बार पहले। जैसे ये हमारा हो गया जी गुजरात, फिर नीचे आया ये भारत, और ये सीमा लग रही है समुद्री तट से। समझो ध्यान से, ये सारी तटीय सीमा है। इसके साथ में यहाँ जो बनते हैं, ये बनते हैं मैदान, इनको बोलते हैं तटीय मैदान। क्या बोलते हैं इनको? तटीय मैदान। ये भी तटीय मैदान ही है। ये जो है ये मैदान, इसको हम बोलते हैं कच्छ का रण, रण का कच्छ, जहां नमक कानून तोड़ा गया था। इसको हम बोलते हैं काठियावाड़, काठियावाड़ क्षेत्र। ठीक है। अब ये बनती है खाड़ी, यहाँ पानी जा रहा है ना, पानी यहाँ भी पानी जा रहा है, यहाँ भी पानी जा रहा है, पानी नहीं है पानी, यहाँ भी पानी जा रहा है। इसको हम बोलते हैं कच्छ की खाड़ी। ये ऊपर वाली ये है कच्छ की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी। और ये जो है ये है खंबात की खाड़ी, खंबात की खाड़ी। अब ध्यान से समझो। इसके बाद यहां से लेकर के और यहां गोवा पड़ता है, गोवा। यहां से गोवा तक का ये जो तट है, इस तट को बोलते हैं कोंकण तट। कोंकण तट क्या बोलते हैं? कोंकण तट। इसके नाम पे ट्रेन भी चलती है जो गोवा की तरफ जाती है, कोंकण ट्रेन, है ना। ये है कोंकण तट। उसके बाद यहां से लेकर के और केरल तक, यहां से केरल की शुरुआत होती है, कर्नाटक वाला रीजन, इसको हम बोलेंगे कन्नड़ तट। कन्नड़ तट, क्लियर? कन्नड़ तट। फिर ये केरल वाला तट हो गया, केरल वाला। केरल वाला तट जो कहलाता है उसे बोलते हैं मालाबार तट, मालाबार तट। और ये सारे तट हो गए पश्चिमी तट, क्योंकि पश्चिम दिशा में है। और यहाँ जो पहाड़ होते हैं मैदानों के बाद, इनको बोलते हैं पश्चिमी घाट। क्या बोलते हैं? पश्चिमी घाट। क्या बोलते हैं? पश्चिमी घाट। अब पूर्व में आ जाओ। ये है इधर तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश वाला। तमिलनाडु से लेकर के आंध्र प्रदेश तक का जो तट है, इसको बोलते हैं कोरोमंडल तट। पूर्व में पड़ता है ये भारत के, कोरोमंडल तट। क्लियर है? कोरोमंडल। इसके ऊपर उड़ीसा आएगा, उड़ीसा वाले तट को बोलेंगे उत्कल तट, उत्कल तट। और इन मैदानों के बाद इधर जो पहाड़ होंगे, इन पहाड़ों को बोलेंगे पूर्वी घाट। क्या बोलेंगे इनको? पूर्वी घाट। ठीक है। और जहां पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट मिलते हैं, ये वाला बिंदु, यहां पहाड़ी है, इसको हम बोलते हैं नीलगिरी की पहाड़ी, नीलगिरी पहाड़िया। अब जवाब दे सकते हो। कौन सा तट है जो पश्चिमी तट का भाग नहीं है? काठियावाड़ ये तो है, कोंकण ये भी है, मालाबार ये भी है, लेकिन कोरोमंडल तट तो पूर्व में पड़ता है। तो डी ऑप्शन इसका सही रहेगा। ठीक है, सभी के सवाल जवाब सही आ रहे हैं। आगे देखो अगला। लक्षद्वीप समूह में द्वीपों की संख्या कितनी है? ये सवाल इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि करंट अफेयर में फिलहाल लक्षद्वीप ही घूम रहा है न्यूज में।
है ना। तो लक्षद्वीप के बारे में सवाल जरूर बन सकता है। लक्षद्वीप समूह में द्वीपों की संख्या कितनी है बताओ। विशाल राणा बढ़िया भाई, गौरव कुमार भी बढ़िया, कृति चौहान भी बढ़िया। सी जवाब, 36 द्वीप है इसमें लक्षद्वीप में, जो मेन है। और भी है वैसे छोटे मोटे से, 36 द्वीप है। अगला सवाल देखो, भारत का क्षेत्रफल कितना है, ये तो सभी को पता होगा। भारत का क्षेत्रफल, देखते हैं कितनों का सही जवाब आता है। भारत का क्षेत्रफल, भारत का क्षेत्रफल, विशाल राणा, गौरव कुमार, अक्षय तोमर, आकृति चौहान, सही जवाब है। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल बैठता है। अगर मैं उत्तर से दक्षिण तक की इसकी लंबाई की बात करूं तो 3214 किलोमीटर की है, और पश्चिम से पूर्व की बात करूं तो 2933 किलोमीटर की है। तो ये तो हो गया लंबाई, ये हो गया चौड़ाई। इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो एरिया निकल आएगा। वो कितना आएगा, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ये भी एग्जैक्ट नहीं है, ये भी पॉइंटों में होती है, लेकिन पेपर में आप लोगों के इतनी ही पूछी जाती है। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत की भौगोलिक स्थिति के संबंध में, फिजिकल मतलब के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। सही बताना है, सही। कौन सा कथन सही है। मिस्टर इमरान खान बोल रहे हैं, सर जी आज मेरा उत्तर प्रदेश पुलिस का 115वां टेस्ट है, जिसमें 300 में से 250 नंबर आ रहे हैं, सिलेक्शन होने के चांसेस है नहीं है। बिल्कुल है भाई, बिल्कुल है। इसी तरीके से मेहनत करते रहो, इसे 250 से 270 पे लेके जाओ, टॉपर बन जाओ। ऐसे ही मेहनत करते रहो इमरान खान, जब नंबर आ जाएगा आना, फिर इनाम देंगे तुम्हें। ठीक है, यूट्यूब पे लाकर कैमरे के सामने आना, दूसरे बच्चों को मोटिवेट करना। कौन सा, सबसे अच्छी बात तुम्हारी ये है कि तुमने 115 टेस्ट लगा लिए, ये होता है डेडिकेशन। 115 टेस्ट लगा दिए तब जाकर के आप इतना स्कोर कर पाए हो। टेस्ट की महत्ता है पेपर में। क्या ये विषुवत रेखा के उत्तर में स्थित है, बिल्कुल सही बात है ये तो। क्या 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ यानी कि उत्तर, और 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ अक्षांश के बीच में है, हाँ ये भी बात सही है। क्या 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट और 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट देशांतर के बीच में, हाँ ये बात भी सही है। तो ये तो सारे ही सही हो गए, तो डी ऑप्शन इसका सही होगा, उपर्युक्त सभी सही है। आओ अगले सवाल पे। अच्छा, इसमें ये याद कर लेना जिनके याद नहीं है, अक्षांश रेखाओं में है 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट, और देशांतर में है 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट। दोनों ध्यान रखना है तुम्हें ये, ठीक है, लिख लिख करके याद करना इनको। आगे देखो, निम्नलिखित में से वह राज्य क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमा मिजोरम से नहीं लगती। मैप के ऊपर सवाल है, अगर मैप पढ़ा होगा तो हो जाएगा। कौन सा राज्य क्षेत्र है जिसकी सीमा मिजोरम से नहीं लगती है। याद करो, रिकॉल करो मैप को अपने दिमाग में। जिसकी सीमा मिजोरम से नहीं लगी हुई है, क्या नागालैंड, क्या म्यांमार। म्यांमार ये तो देश दे दिया, इसको हटा दो। असम, त्रिपुरा, इन 3 ऑप्शन में से बताओ। मिजोरम कहां पड़ता है, मिजोरम नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में पड़े, अरुणाचल प्रदेश। देखो जैसे ये हो गया बांग्लादेश, ये बांग्लादेश हो गया, यहाँ है अरुणाचल प्रदेश, इसके अंदर है असम, इसके अंदर है मेघालय, 3 तो ये हो गए। फिर यहाँ आएगा नागालैंड, फिर आएगा मणिपुर, फिर आएगा मिजोरम, फिर इधर आएगा त्रिपुरा। क्लियर होगी बात। अब देखो नागालैंड तो यहाँ तो है, मिजोरम यहाँ है, मणिपुर यहाँ है, नागालैंड, तो जाहिर सी बात है नागालैंड की ही नहीं लगती। ए ऑप्शन इसका सही होगा। इसाक क्लासेस भाई, परवेज सर, ए होगा भाई, ए, बी नहीं होगा। तो नागालैंड, ये मैप अगर ध्यान कर लिया इस तरीके से, अपने हाथों से मैप को बनाओगे, सारे स्टेट्स की बाउंड्री याद हो जाएंगे। ये इधर अरुणाचल प्रदेश है, ये असम है, ये मेघालय है, ये नागालैंड है, ये मणिपुर है, ये मिजोरम है, ये त्रिपुरा है, ये बांग्लादेश है, यहाँ सिक्किम पड़ेगा, ऐसे जा करके फिर पश्चिम बंगाल आएगा।
चलो आगे देखो। कौन सा क्षेत्र है जिसकी सीमा अरुणाचल प्रदेश से नहीं लगती? अब बताओ, जिसकी सीमा अरुणाचल प्रदेश से नहीं लगती है। देखो मैप मैंने बताया था पीछे ही अभी, जस्ट बताओ अभी। ज्ञानेंद्र प्रताप, सही है भाई, नाम बहुत अच्छा है तुम्हारा ज्ञानेंद्र। किसकी सीमा अरुणाचल प्रदेश से नहीं लगती है? क्या वो असम है? क्या वो नागालैंड है? क्या वो भूटान है? भूटान को छोड़ दो, ये देश मिला दिया। मणिपुर है? बताओ। असम अरुणाचल प्रदेश के अंदर ही असम है? असम तो हो नहीं सकता। जवाब नहीं आ रहे तुम लोगों के? नागालैंड, नागालैंड अभी बताया मैंने। देखो यहाँ अरुणाचल प्रदेश, यहाँ असम, यहाँ मेघालय, इसके जस्ट नीचे ही नागालैंड है, तो नागालैंड तो लगता है, तो नागालैंड भी गलत हो गया। नागालैंड भी गलत हो गया। बचा कौन सा? मणिपुर। मणिपुर इसके नीचे है नागालैंड के, तो मणिपुर और इसकी सीमा में तो डिफरेंस है बहुत ज़्यादा, तो मणिपुर की सीमा अरुणाचल प्रदेश से नहीं लगती है। डी इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखो, पोर्ट ब्लेयर कहाँ स्थित है? पोर्ट ब्लेयर, क्या उत्तरी अंडमान, दक्षिणी अंडमान, मध्य अंडमान? करो, कमेंट करो। मैप जितना याद करोगे उतना याद रह पाएगा। उत्तरी अंडमान, दक्षिण अंडमान, मध्य अंडमान या लिटिल अंडमान में? इनके मैप मैंने तुम्हें बताए थे, सबसे ऊपर होता है उत्तरी अंडमान, उसके बाद मध्य अंडमान, उसके बाद दक्षिणी अंडमान, उसके बाद यहाँ लिटिल अंडमान आ जाता है छोटा सा, फिर कार निकोबार। तो दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में तो है जी डंकन पास। कौन सा पास है? डंकन पास। फिर लिटिल अंडमान और इसको बोलते हैं कार निकोबार। कार निकोबार इसके बीच में है 10 डिग्री। अपनी कॉपी में नोट कर लेना इनको, ये कार निकोबार है, ये लिटिल अंडमान है, 10 डिग्री चैनल। उसके बाद ग्रेट निकोबार आ जाता है। तो जो पोर्ट ब्लेयर है, पोर्ट ब्लेयर, वो इस दक्षिणी अंडमान में है। बी ऑप्शन सही होगा, दक्षिणी अंडमान। और यहाँ बैरन और नारकोंडम नाम के जो ज्वालामुखी है वो यहाँ पड़ते हैं, अंडमान से भी अलग है, ये समुद्र में है। ये भारत के सक्रिय ज्वालामुखी है, एक बैरन और एक नारकोंडम, लिखवाया था मैंने तुम्हें ये। आगे देखो, भारत की सबसे बड़ी सुरंग, एक तो यही क्वेश्चन बन गया कि भारत की सबसे बड़ी सुरंग कौन सी है, वो है जवाहर सुरंग। किस राज्य में स्थित है? क्या हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल या जम्मू कश्मीर? जवाहर सुरंग। पोर्ट ब्लेयर क्या होता है? पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार की राजधानी है। ठीक है भाई गौरव कुमार, पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार की राजधानी है। कितने बच्चों को पता है लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? लक्षद्वीप से सवाल बनने की संभावना है, क्योंकि न्यूज में है ये, किसी न किसी पेपर में लक्षद्वीप से सवाल जरूर पूछा जाएगा करंट अफेयर के उसमें। भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग। बताओ लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? विशाल राणा, बहुत बढ़िया भाई। कावारती, बहुत अच्छे। तो सबसे बड़ी सुरंग कहाँ पड़ेगी? जवाहर सुरंग, जम्मू एंड कश्मीर। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, जम्मू कश्मीर। आगे देखो, अगला सवाल देखो, मिलान करने वाली बात आ गई है। भारत में निम्नलिखित राज्यों में से उन्हें पहचानिए जहां से कर्क रेखा होकर के गुजरती है और उन्हें पूर्व से पश्चिम की ओर कर्म में लगाइए। कर्म नहीं है, कर्म है, कर्म, सीक्वेंस। ठीक है, तो पहले तो आपको यह पहचान करनी है कि इनमें से वे कौन कौन से राज्य है, यहां तक दिए हुए राज्य कौन कौन से राज्य है जिससे कर्क रेखा होकर के गुजरती है, और फिर उन्हें सीक्वेंस में लगाना। और कैसे सीक्वेंस में? पूर्व से पश्चिम की ओर लगाना, पूर्व से पश्चिम की ओर। करो ट्राई, पहले खुद से ट्राई करो फिर कमेंट करो। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते रहे नए बच्चे, और पुराने वाले सारे वीडियो को लाइक करें, और जो बाद में वीडियो रिकॉर्डिंग देखते हैं वो कमेंट करके जरूर बताया करें भाई, ठीक है ना। ऑप्शन आप लोगों के सामने है, करो मिलान करो।
किन किन से कर्क रेखा होकर के गुजरती है? क्रम से भी लगाना है इनको। तो गुजरात से तो होकर गुजरती है, पश्चिम बंगाल से भी गुजरती है, उत्तर प्रदेश से तो गुजरती ही नहीं है, झारखंड से भी गुजरती है, अच्छा जी मध्य प्रदेश से भी गुजरती है, बिहार से तो गुजरती नहीं है, छत्तीसगढ़ से गुजरती है। तो दो तो एलिमिनेट हो गए, आधा काम कर दिया मैंने तुम्हारा। अब बताओ पूर्व से पश्चिम की ओर कर चलना है। पूर्व में सबसे पूर्व में कौन पड़ेगा इन राज्यों में से? कुछ का ए कुछ का बी, चलो देखते हैं। सबसे पूर्व में कौन पड़ेगा? देखो ध्यान से, गुजरात तो सबसे पश्चिम में पड़ेगा, यानी कि सबसे लास्ट में जिसमें वन होगा वो ऑप्शन सही होगा। सबसे लास्ट में वन इसमें भी है, इसमें भी है, ये दो तो कट गए, बचे दो। अब इन दो में देखो, सबसे पूर्व में दो दे रखा, दोनों ही ऑप्शन में दो है, यानी कि दो सबसे पूर्व में है, यानी कि पश्चिम बंगाल सबसे पूर्व में है। अब कौन बच गए? अब बस चेक करना, पांचवें नंबर पे और चौथे नंबर पे। पांचवें नंबर पे मध्य प्रदेश है और चौथे नंबर पे कौन है? झारखंड। क्या मध्य प्रदेश झारखंड के पूर्व में है? नहीं, मध्य प्रदेश झारखंड के पश्चिम में है। तो कौन आएगा? मिस्टेक्स कर दी ए वालों, पहले झारखंड आएगा पूर्व में, तो दो के बाद आएगा जी चार, तो बी ऑप्शन इसका सही होगा। समझ गए? पहले झारखंड आएगा पूर्व में, उसके बाद मध्य प्रदेश आएगा उसके पश्चिम में, तो बी आएगा बी। ध्यान नहीं देते, तुक्का मत लगाया करो, आदत पड़ जाएगी तुक्का लगाने की। तुक्का लगाने की आदत पड़ गई तो नेगेटिव मार्किंग कट जाएगी। अगला सवाल देखो, ध्यान दिया करो सवालों पे। ये मिलान वाले सवाल इसलिए लेकर के आता हूं ताकि तुम्हारा दिमाग खुले थोड़ा सा। पाकिस्तान की सीमाओं से लगे भारतीय राज्य कौन कौन से हैं? ये भी सवाल बन जाते हैं कि भारत के पड़ोसी देशों से लगने वाले राज्य कौन कौन से हैं। मजा आ रहा है सभी को? चलो थम्सअप करो एक बार, अटेंडेंस लगाओ अपनी, सारे थम्सअप कर दो। पंगू राज, पंगू, चंगू मंगू पंगू, थम्सअप करो सारे। आकृति चौहान, अक्षय तोमर, जल्दी जल्दी। पाकिस्तान की सीमाओं से लगे भारतीय राज्य कौन कौन से हैं? अब इसमें से तुम्हें एक, गौरव कुमार, अब तुम्हें इसमें से एक ऐसा राज्य निकालना है जो पाकिस्तान से नहीं लगता, फिर आप सवाल कर पाओगे। किसी भी ऑप्शन को पकड़ो। चलो डी से शुरू करते हैं। हिमाचल प्रदेश लगता है क्या पाकिस्तान से? हिमाचल प्रदेश नहीं लगता, तो डी ऑप्शन तो कट गया। जम्मू कश्मीर, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब का हरियाणा लगता है क्या? सी ऑप्शन भी कट गया। गुजरात, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश नहीं लगता, ए ऑप्शन कट गया, बचा क्या? बी। तो बी इज द राइट आंसर। पाकिस्तान की सीमाओं से लगने वाले, मैप में चलो, मैप में, मैप पे आ जाओ अब। देखो यहां, देखो जी, इधर क्या है? पाकिस्तान है, इधर पाकिस्तान। इनकी संख्या भी पूछ ले कई बार, पाकिस्तान से कितने राज्य लगते हैं, इस तरीके से। देखो एक तो लद्दाख हो गया, लद्दाख, अब ये केंद्र शासित प्रदेश में आ गया है। एक जम्मू कश्मीर हो गया, एक पंजाब हो गया, ये वाला पंजाब, ये राजस्थान और ये गुजरात, सबकी सीमा लगी हुई है पाकिस्तान से। तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5, 5 राज्य है विद केंद्र शासित प्रदेश। सवाल को ध्यान से पढ़ना, अगर पेपर में ऐसा आता है कि सिर्फ राज्य, तो राज्य रहेंगे सिर्फ 3, लेकिन अगर पूछा था राज्य व राज्य क्षेत्र, तो फिर 5 रहेंगे, ठीक है। ऐसे ही नेपाल से लगने वाले पूछ लेते हैं, तो नेपाल से लगने वाले उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, ये 4 राज्य हो गए, 4, 1 2 3 4 5 हो गए, भी 5, सिक्किम भी लगता है, ठीक है। ऐसे भूटान से पूछ सकते हैं, तो भूटान से सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। मैप के हिसाब से याद कर लो, कर लेना।
चाइना से पूछ रहे तो चाइना से लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, ये हो गए चाइना से। ऐसे ही म्यांमार से अगर पूछ ले, म्यांमार से तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। असम नहीं लगता और त्रिपुरा नहीं लगता, ध्यान रखना, असम नहीं लगता और त्रिपुरा भी नहीं लगता। अब बांग्लादेश से देखो, बांग्लादेश से वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल, फिर इधर जाओगे असम भी लग रहा है थोड़ा सा, असम, मेघालय लगा हुआ है, मेघालय, त्रिपुरा है और मिजोरम है। तो मैप को ध्यान से पढ़ोगे आराम से याद हो जाएंगे। क्लियर? आओ सवाल पे। ये देखो सवाल, ये तो हो गया ना सभी का। ये रहा सवाल अगला, भारत के किस प्रदेश की सीमाएं 3 देश नेपाल, भूटान और चीन से लगती है? ऐसा कौन सा राज्य है जिसकी सीमा 3 देशों से लगती है? हाँ ठीक है भाई, पंगू समझ गया था मैं। ए जवाब दे रहे हो, ध्यान से पढ़ो, ध्यान से। ऐसा कौन सा राज्य है जिसकी सीमा 3 देशों से लगती है? अभी मैप दिखाया मैंने तुम्हें, जस्ट 1 मिनट भी नहीं हुई होगी, 5 सेकंड पहले ही। नेपाल, भूटान और चीन से लगने वाले, क्या अरुणाचल प्रदेश लगता है 3 से? नेपाल, भूटान और चीन से अरुणाचल प्रदेश लगता तो है, लेकिन नेपाल भूटान से नहीं लगता वो। मेघालय भी नहीं, पश्चिम बंगाल भी नहीं, सिक्किम, अभी मैप में दिखाया ना, सिक्किम ऊपर है, इसके इधर नेपाल है, इसके इधर भूटान है और ऊपर चाइना है। ठीक है, ये सिक्किम है इधर। तो सिक्किम ऐसा राज्य है जो 3 देशों से लगा हुआ है। कर दी ना गलती? गलती करोगे तो ही सीखोगे, गलतियों से डरना नहीं है, असफलताओं से भी नहीं डरना है। हर सफलता के पीछे असफलता जरूर होती है। सफलता के पीछे किसी लड़की का हाथ नहीं होता, सफलता के पीछे असफलताओं का हाथ होता है। ये सब कहावतें झूठी बनी हुई है। कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर गुजरती है? चलो पहले तो यही फाइंड आउट करो इनमें से कि कौन से नहीं निकलती। क्या गुजरात से, झारखंड से, असम से, मिजोरम से? किससे होकर नहीं गुजरती? कौन सा ऑप्शन कटेगा? बहुत बढ़िया, सही जवाब है। असम से थोड़ी जाती है, गुजरात से, झारखंड से, मिजोरम से। 1 2 का 4। माय नेम इज लखन। आगे बढ़ो। तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के तट का क्या नाम है? तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश, अभी तट पढ़ाए थे मैंने तुम्हें। बहुत बढ़िया, विशाल राणा सही जवाब है भाई। आज आप लोगों के लिए बहुत सारे सवाल लेकर के आया हूं मैं, कल शिकायत थी कि कम सवाल लाते हो। बहुत अच्छे। कोरोमंडल तट, कोरोमंडल तट तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश वाला तट है। ये कौन सा तट है? ये केरल वाला तट है, केरल वाला, केरल वाला। उत्तरी सरकार ये पश्चिम बंगाल वाला तट है, पश्चिम बंगाल। कोंकण ये गोवा वाला तट है, ध्यान रखना है सभी को। आगे देखो, हिमालय पर्वत का मुख्य प्रकार है। हिमालय पर्वत किस प्रकार का पर्वत है? क्या ये ज्वालामुखी पर्वत है, क्या ये वलित पर्वत है, क्या ये ब्लॉक पर्वत है, क्या ये अवशिष्ट पर्वत है? ज्वालामुखी पर्वत जो ज्वालामुखी से बनता है। वलित पर्वत कैसे बनता है, ब्लॉक पर्वत कैसे बनता है, अवशिष्ट पर्वत कैसे बनता है? मैंने तुम्हें बताया था, जब 2 प्लेटें आपस में टकराएगी पृथ्वी की, तो एक प्लेट धरती के नीचे घुस जाएगी, एक प्लेट ऊपर उठेगी, जो प्लेट ऊपर उठी उससे बना वलित पर्वत, वलित पर्वत। ऐसे ब्लॉक पर्वत कैसे बनेंगे? जब 2 प्लेट एक दूसरे से दूर जाएगी, तो दूर जाने पर ऐसा उठान बन जाएगा इनका, ये हो जाएंगे ब्लॉक पर्वत। और इनके बीच में जो घाटी बनेगी उसको बोलेंगे भ्रंश घाटी या फिर रिफ्ट वैली, ठीक, जहां से नदियां होकर के जाती है। तो हिमालय जो है वलित पर्वत का एक उदाहरण है, वलित पर्वत का।
रेसिड्यूई पर्वत जो बचे कुचे पर्वत होते हैं, जैसे पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट। समझ आ गया सभी को? वलित पर्वत है, सभी का सही जवाब है। आगे देखो, भारत में सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? भारत में पूछा है। अगर मैं संसार की बात करूं तो सबसे ऊंची चोटी है आपकी कौन सी? एवरेस्ट, लेकिन वो नेपाल में पड़ती है। भारत की सबसे ऊंची चोटी, पर्वतों पे आ गए हम, पर्वतों पे। भारत के सामान्य परिचय वाला चैप्टर खत्म हो गया है, पर्वतों वाला दूसरा चैप्टर शुरू हो गया है। ये भारत में सबसे ऊंची चोटी, बहुत बढ़िया। गॉडविन ऑस्टिन, इसे हम K2 भी बोल देते हैं, K2। ये किस रेंज में है? ये हिमालय का एक ट्रांस हिमालय बोलते हैं, ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय ये होता है, किसको बोलते हैं ट्रांस हिमालय? मान लो ये हिमालय ऐसा है ना, तो ये वाला भाग आपको दिखाई दे रहा है, ये हिमालय हो गया। इस हिमालय की सीरीज बांट दी, लघु हिमालय, शिवालिक श्रेणी, सबसे नीचे की शिवालिक श्रेणी। लेकिन इससे पीछे जो छिपरा जो आपको दिखाई नहीं देता, इसको बोलते हैं ट्रांस हिमालय। और ट्रांस हिमालय की एक रेंज है काराकोरम रेंज, काराकोरम श्रेणी। और काराकोरम श्रेणी में ही सबसे ऊंची चोटी है ये K2, गॉडविन ऑस्टिन। इनकी चोटियों के नाम ऐसे लिख रखे हैं, K1, K2, K3, है ना। तो इसमें K2 सबसे ऊंची है, जो भारत की सबसे ऊंची चोटी है। ये भी ऊंची चोटियां ही है, कोई उत्तराखंड में है, कोई हिमाचल में है। ठीक है जी, सबसे ऊंची। अगले सवाल पे आओ, देखो भारत में हिमालय की सर्वोच्च चोटी है। भारत में हिमालय की सर्वोच्च चोटी, हिमालय की और भारत में। सवाल को पढ़ना बेहद जरूरी है, एक तो भारत में पूछा है, एक हिमालय की पूछा है। सी, बढ़िया। तो कंचनजंगा भारत की हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है, या दूसरे नंबर की ऊंची चोटी कह सकते हो। पहले पे K2 आ गई जो काराकोरम की है, और ये हिमालय की है कंचनजंगा, जो कि कहाँ पड़ेगी, किस राज्य में? सिक्किम में पड़ेगी, जो कि तीन तरफ से, तीन देशों से घिरा हुआ है। ठीक है, ये यूके में है, उत्तराखंड में। आगे देखो, चलो यहीं लिया हम इसको। आगे देखो, निम्नलिखित में से कौन सी हिमालय की पर्वत चोटी असम राज्य में पड़ती है? ये असम की पूछी है, कंचनजंगा सिक्किम में है, इसने पूछ लिया असम राज्य में कौन सी ऊंची चोटी है। असम राज्य की ऊंची चोटी, एक तो जितने बच्चे आप लोग लाइव हो, लाइक करो वीडियो को पहले। पढ़ाई करते वक्त अपनी छोटी छोटी जिम्मेदारियों का भी निभाना चाहिए। लाइक करो वीडियो को पहले सारे। निम्नलिखित में से कौन सी हिमालय की पर्वत चोटी असम राज्य? यहीं से ही जिम्मेदारी लेना सीखोगे आप लोग। तानिया मलिक, अक्षय तोमर, गौरव कुमार, हाँ जी बिल्कुल। तो असम राज्य में जो ऊंची चोटी है उसे बोलते हैं नामचा बरवा। 12वें लिख रखा है, नामचा बरवा असम में है, असम में नामचा बरवा। 40 सवाल हो गए आज। आगे देखो और भी है, पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ। मिलान, ये रही सूची 1, ये रही सूची 2। अब देखो ये सवाल समझ लो, चलो मैं समझाई देता हूँ। जो हमारा हिमालय है उसको हमने कई भागों में बांट रखा है, जैसे पंजाब हिमालय, जैसे कुमाऊं हिमालय, जैसे नेपाल हिमालय और असम हिमालय। अब ये बात करते हैं कि ये हिमालय जो बांटे गए वो किन किन नदियों के बीच में हैं। अगर मैं पंजाब हिमालय की बात करूं तो पंजाब हिमालय पड़ता है हमारा कहाँ? सिंधु नदी तथा सतलज नदी के बीच में। सिंधु नदी और सतलज नदी के बीच में जो हिमालय है उसे पंजाब हिमालय बोलते हैं। ए का बनता है थर्ड, और अगर ए का थर्ड बनता है तो ये दो ऑप्शन तो कट जाते हैं। ए का थर्ड बनता है तो दो ऑप्शन कट जाते हैं। उसके बाद बात करते हैं हम कुमाऊं हिमालय की। कुमाऊं, कुमाऊं हिमालय पड़ता है सिंधु के बाद सतलज, सतलज के बाद आ गया, सतलज यहां से पकड़ लो, सतलज से काली नदी। बी का हो गया जी 1, बी का हो गया 1। अगर बी का 1 है तो बी का 1 और किसी ऑप्शन में नहीं है, ए ऑप्शन में ही है। बी का हो गया जी 1, आगे भी पढ़ लो। अच्छा, बात करते हैं नेपाल हिमालय की। अब नेपाल हिमालय काली, काली पे खत्म हुआ था। नेपाल हिमालय काली से तिस्ता के बीच, तिस्ता रिवर, तिस्ता नदी, काली से तिस्ता नदी के बीच, सभी गंगा की है ये सहायक नदी है, फिर ये काली तिस्ता। सतलज तो सिंधु की है। ठीक है जी, तिस्ता।
काली से तिस्ता नदी, तिस्ता तो उसकी है ब्रह्मपुत्र की, गंगा की नहीं है ये। हाँ चलो देखो ध्यान से, काली से तिस्ता सी पे चला गया 4, बचा क्या डी। डी जो है, डी कहाँ है, डी ये रहा, असम हिमालय। असम हिमालय तिस्ता से लेकर के दिहांग, ये दोनों की दोनों ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। डी का हो गया जी 2, तो ए ऑप्शन सही होगा। बोलो क्लियर है क्या बात? सर ये बताइए यूपीएसआई में 1 साल का डिप्लोमा भी लगता है क्या, थोड़ा आप बता दीजिए। 1 साल का डिप्लोमा नहीं लगता भाई, डिप्लोमा कोई 1 साल का होता नहीं है, डिप्लोमा नहीं होता, वो सर्टिफिकेट होता है 1 साल का। डिप्लोमा हमेशा ही 2 साल के होते हैं, और यूपीएसआई में ग्रेजुएशन मांगते हैं, ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन मांगते हैं। 1 साल में आप कोई भी कोर्स करोगे ना, जो 1 साल का कोर्स होगा वो सर्टिफिकेट देता है सिर्फ, कि हाँ भाई कोर्स हो गया है। डिप्लोमा कोई भी होता है वो 2 साल का होता है, 2 साल का, ठीक है। जैसे आप ट्रिपल सी करते हो तो वो एक सर्टिफिकेट होता है, ना कि डिप्लोमा, क्योंकि वो तो 1 साल से भी पहले हो जाता है। 1 साल के अंदर अंदर जो भी चीज़ की गई उसको सर्टिफिकेट बोलते हैं, 2 साल के अंदर जो भी किया गया उसको डिप्लोमा बोलते हैं। जैसे आप जो है ITI करते हो ना, ITI 2 साल का, उसका डिप्लोमा होता है। 3 साल के अंदर आप जो भी करते हो उसे ग्रेजुएशन यानी कि डिग्री बोलते हैं, डिग्री। अब 4 साल की भी हो गई है डिग्री, 3-4 साल की, ठीक है, कंबाइंड डिग्री बोल देते हैं उसको। फिर डिग्री करने के बाद अलग से 2 साल की करोगे उसे मास्टर डिग्री बोल देते हैं, मास्टर डिग्री, मास्टर डिग्री। तो यूपीएसआई में डिग्री चाहिए, डिग्री। आगे देखो, कहाँ गया ये रहा, आगे देखो, लघु हिमालय श्रेणी के ढालों पर, सर हमारी जीएफ का सिलेक्शन जीएसटी इंस्पेक्टर की पोस्ट पर हो गया है, क्या करें? क्या करना है, आप भी जीएसटी इंस्पेक्टर बन जाओ, और जब जीएसटी इंस्पेक्टर बन जाओगे तो 2 जीएसटी इंस्पेक्टर हो जाओगे, फिर शादी कर लेना, फिर हमें बुला लेना, ठीक है जी। बिना जीएसटी इंस्पेक्टर करे शादी नहीं हो सकती, अब ध्यान रखना इस बात को। लघु हिमालय कर भी ली तो वो फिर ऐसे ही हो जाएगी, फिर जी नहीं पाओगे तुम अच्छे से। लघु हिमालय श्रेणी के ढालों पर मिलने वाले छोटे छोटे घास के मैदानों को जम्मू कश्मीर में क्या कहते हैं? बताओ क्या बोलते हैं, लघु हिमालय के ढालों पर मिलने वाले छोटे छोटे घास के मैदानों को जम्मू कश्मीर में इनको बोलते हैं क्या? मर्ग बोलते हैं, मर्ग, इनको मर्ग बोलते हैं, मर्ग, ठीक है जी। मैं बार बार इधर जा रहा हूँ, आदत पड़ गई। 43 सवाल, नंदा देवी चोटी है, नंदा देवी किस हिमालय की चोटी है, करो कमेंट। दोनों जीएसटी इंस्पेक्टर बन के छापे मारना फिर। नंदा देवी चोटी किस हिमालय की है? क्या असम हिमालय, कुमाऊं हिमालय, नेपाल हिमालय? पड़ती कहाँ है ये, उत्तराखंड में पड़ती है, उत्तराखंड में। बताओ जी, बताओ बताओ बताओ। तो ये किस में पड़ेगी? ये पड़ेगी जी कुमाऊं हिमालय, कुमाऊं या गढ़वाल भी चलते हैं दोनों, नेपाल हिमालय का एक पार्ट है कुमाऊं हिमालय। अगला सवाल, हिमालय पर्वत की एक श्रेणी अराकान योमा, इंपोर्टेंट है, अराकान योमा नाम सुना होगा आपने, अराकान योमा, अराकान योमा कहाँ स्थित है, किस देश में स्थित है अराकान योमा? हिमालय ही चला जाता है घूम के वहां तक। अराकान योमा, क्या बलूचिस्तान, म्यांमार, नेपाल, थाईलैंड? बी, बहुत बढ़िया। म्यांमार में पड़ता है आपका अराकान योमा। जैसे हिमालय को भारत और नेपाल में हिमालय ही बोलते हैं, लेकिन म्यांमार में वही हिमालय का एक रूप चला जाता है, वहां उसको अराकान योमा बोलते हैं हिमालय को। अगला सवाल देखो, कुल्लू घाटी निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों के बीच अवस्थित है। कुल्लू घाटी बताओ कहाँ पड़ेगी कुल्लू घाटी?
कुल्लू घाटी आपको पता होगा, जो लघु हिमालय है और शिवालिक श्रेणी, इनके बीच में जो मैदान पड़ते हैं ना, जो घाटियां पड़ती है, इनको दून बोल देते हैं, दून, जैसे देहरादून। ठीक है, और इन दोनों में, दोनों के ऊपर जो पहाड़ मिलेंगे उनको मसूरी श्रेणी बोल देते हैं, मसूरी श्रेणी, मसूरी श्रेणी। ठीक है, मसूरी श्रेणी। और फिर शिवालिक श्रेणी और मैदान के बीच में जो घाटी पड़ेगी उनको बोल देते हैं द्वार, जैसे हरिद्वार। समझ आ गई बात? तो लघु हिमालय शिवालिक के हिमालय में जो बीच में मैदान घाटियां पड़ेगी उनको दून बोलेंगे, जैसे देहरादून। और मैदान और इसके शिवालिक श्रेणी के बीच में पड़ेगी, वो पड़ेंगे द्वार, जैसे हरिद्वार। कुल्लू घाटी पड़ेगी धौलाधर और पीर पंजाल। ए ऑप्शन सही रहेगा। सर बहुत सैड हो, थोड़ा मोटिवेट कर दो। सैड क्यों हो भाई, खुशी मनानी चाहिए। सैड किस लिए होना है? देखो ऐसे मामलों में मोटिवेशन आता नहीं है मेरे से भाई। मोटिवेशन यही है, बन के तुम भी कुछ दिखा दो। जिसकी किस्मत में जो होगा वो उसको मिलेगा। धौलाधर और पीर पंजाल। आगे देखो अगले सवाल पे। जब कभी मेरी कोई गर्लफ्रेंड बनेगी और वो कभी जीएसटी इंस्पेक्टर बनेगी और वो चल जाएगी, जब मैं सैड होऊंगा तब बताऊंगा फिर कैसे होता है मोटिवेशन। सारी बात संभावनाओं में है। ठीक है जी। निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? बताओ आंसर। हाँ जी, बी, अरावली। अरावली पर्वत श्रेणी, यह भी एक प्रकार का वलित पर्वत ही है। अगले सवाल पे आओ। अरावली पर्वत श्रेणी की सर्वोच्च शिखर, अरावली पर्वत जानते हो कहां पड़ता है? अरावली पर्वत ये राजस्थान में पड़ता है, राजस्थान में। और गुजरात से लेकर के राजस्थान से होते हुए, सबसे ज्यादा राजस्थान में है, राजस्थान से होते हुए, हरियाणा से होते हुए दिल्ली तक आती है इसकी लाइन। सबसे पुराना है ये अरावली पर्वत श्रेणी। इसकी ऊंची चोटी की बात की है, क्या गुरु शिखर, क्या शेर, क्या दोदा बेट्टा या डोडा बेट्टा भी बोल सकते हैं, क्या अमरकंटक? अमरकंटक। क्या बोल रहे हैं दीपक दांगी? 5-5 रखे हैं जी। अच्छा जी। अरावली पर्वत श्रेणी सर्वोच्च शिखर, पांचों के बीच गृह युद्ध छिड़ जाएगा, गृह युद्ध, और पिसोगे तुम। अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है? सर्वोच्च शिखर कहलाता है गुरु शिखर, ए। इसकी ऊंची चोटी है गुरु शिखर, ए ऑप्शन। आगे देखो। निम्नलिखित में से किस पर्वतमाला को सहाद्री, सहाद्री के नाम से भी जानते हैं? किस पर्वतमाला को सहाद्री के नाम से भी जाना जाता है? सतपुड़ा, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, अरावली। ध्यान देंगे, जो पश्चिमी घाट है इसको हम सहाद्री के नाम से भी जानते हैं। इधर ये जो घाट पड़ेंगे ये है सहाद्री घाट, और इधर जो घाट पड़ेंगे उसमें चोटी होगी, उसको महेंद्रगिरी के नाम से जानते हैं, महेंद्रगिरी। ये सहाद्री इधर पश्चिमी घाट और पूर्व में महेंद्रगिरी। आगे बढ़ो। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणियों का सम्मिलन स्थल है। अभी बताया था मैंने तुम्हें, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणियों का सम्मिलन स्थल। कहाँ मिलते हैं आकर के दोनों? पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट। पालनी पहाड़ी, नीलगिरी पहाड़ी, अन्नामलाई। अन्नामलाई पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है। अन्नामुड़ी जो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, अन्नामुड़ी। इसकी है जी नीलगिरी पहाड़ी, यहां दोनों आकर के मिलते हैं। और इसकी ऊंची चोटी है डोडा बेट्टा, डोडा बेट्टा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला सवाल आखिरी है ये। गारो, खासी और जैंतिया, ये तीन पहाड़ियां हैं, किस राज्य में पाई जाती है? गारो, खासी, जैंतिया। अच्छा ये है क्या लड़का जीएसटी इंस्पेक्टर वाला?
सुनो भाई ध्यान से, एक चीज बात याद आई है मुझे डॉक्टर विकास दिव्य कीर्ति जी की। तू ना सही तो कोई और सही, कोई और ना सही तो कोई और सही। ये दुनिया बहुत बड़ी है, यहाँ लाखों है ऐसी। है ना, कुछ ऐसी सी लाइन है। तो गारो खासी जयंतिया पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? ये है जी किसमें? मेघालय में। गारो खासी जयंतिया मेघालय में। हाँ, तू ना सही तो कोई और सही, कोई और ना सही तो कोई और सही। ये दुनिया बहुत बड़ी है ऐसी, तेरे जैसे यहाँ एक नहीं लाखों है, लाखों। चलो, आज की क्लास में हो गए हैं पूरे 50 सवाल। इंडियन ज्योग्राफी के 2 चैप्टर खत्म हुए हैं। एक हुआ है सामान्य परिचय, दूसरा हुआ है ये पर्वतों वाला, और ऊंची चोटी भी इसमें हुई। कल इसके कुछ और सवाल आएंगे, फिर आएंगे इसमें पर्वत दर्रे जो होते हैं, दर्रों दर्रे पाए जाते हैं, पासिस कौन कौन से राज्य में है वे सवाल बनते हैं। उसके बाद नदी वगैरह। इस तरीके से इंडियन ज्योग्राफी खत्म होगी, फिर इकोनॉमिक्स चलाएंगे। तो क्लास कैसी लगी सभी कमेंट करके ज़रूर बताओ, और शेयर कर दो सभी के साथ में, गर्दा उड़ा दो जो है जीके जीएस का। धन्यवाद आप सभी का। वीडियो लाइक नहीं करी किसी ने भी।